जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल किया और आसान किया, बस ठान लिया तो ठान लिया। आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 इतिहास के मॉडल सेट 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए, ये हमारा इतिहास का मॉडल सेट नंबर 2 है। इससे पहले मैंने आप लोगों को सेट 1 करा दिया है। अगर आपने सेट 1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप लोग सेट 1 वाला वीडियो देख लीजिए। देखिए, करीबन हमारा 10 से 12 सेट आएगा और अगर आप लोग हर एक सेट को कर लेते हैं ना तो इससे बाहर आप लोगों का कुछ भी नहीं जाएगा। देखिए, आप लोगों का ऑब्जेक्टिव जो कि 40 नंबर का होने वाला है, आप 35 नंबर से ज्यादा स्कोर कर लेंगे, ये भाई मेरी गारंटी है। हो सके आप 38-39 नंबर भी ला सकते हैं। इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से हर एक चीज को कर लीजिए, क्योंकि इस साल का जो हमारा रिजल्ट रहा है ना, हिस्ट्री में जो हाईएस्ट नंबर है भाई 99। तो आप भी पढ़ोगे तो आप भी नंबर ला सकते हो। सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव के ऊपर भी हम लोग इसी प्रकार से फोकस करेंगे, इसी प्रकार से सब्जेक्टिव बताया जाएगा। एक बार अगर आप लोग वीडियो को देख लोगे, पढ़ लोगे, तो आप जिंदगी भर में कभी भी नहीं भूलोगे। आपके दिल और दिमाग दोनों जगह पे बैठ जाएगा भाई, और विशेष करके तो दिल में बैठ जाएगा। और दिल में जो चीज एक बार बैठ जाता है वो जिंदगी में कभी भुलाया नहीं जाता है। ठीक है। और भाई बहुत सारा आपको ये जो हमारा आज का वाला वीडियो है, इसमें बहुत सारा आपको ट्रिक भी देखने को मिलेगा। एकदम शानदार वाला ट्रिक होगा, आप आसानी से हर चीज को कर सकते हो। तो वीडियो को पूरा देख लेना, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर देना। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला बात, अगर मैं बात करूं मॉडल सेट का, तो इसमें आपका जो होने वाला है, एक्चुअल में जो फाइनल एग्जाम भी आप लोगों का होगा, इसमें आप लोगों का क्या होगा, 40 तो क्वेश्चन रहेगा, जो कि आपका 40 नंबर का होने वाला है। यानी एक क्वेश्चन में आपको 1 नंबर दिया जाएगा। हर एक क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन मिलेगा और 1 ऑप्शन आपको वहां से चुनना है जो आपको सही लगे। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत दे देते हो तो आपका नंबर नहीं काटा जाएगा। वही सब चीज देख लो। 40 नंबर का होगा। समय यहाँ पर आपको 1 घंटा 30 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का समय आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है। यहाँ पर कुछ निर्देश दिया हुआ है, जो अभी मैंने आपको समझाया भाई वही चीज है कि सभी प्रश्नों का उत्तर आपको देना जरूरी है। कुल 40 तो क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन में आपको 1 नंबर मिलेगा। हर एक क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। जो भी आपको सही लगता है उसको आप लोग चुन लो। गलत उत्तर के लिए कोई नंबर यहाँ पर नहीं काटा जाएगा। चलिए, ये सब तो हो गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस। देखो भाई, क्वेश्चंस क्या है, कैसा है, और बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि लोथल कहाँ स्थित है। ध्यान से सुनो, जो लोथल है ना भाई, लोथल कहाँ स्थित है, तो याद रखना, लोथल हमारा गुजरात में स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है भाई, गुजरात में। और एक जगह है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, आप कालीबंगा बोलो या फिर कालीबंगान बोलो। ठीक है, दोनों का मतलब सेम टू सेम है। कहीं कहीं पर कालीबंगा मतलब आपको लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं पर कालीबंगान लिखा हुआ मिलेगा। और ये कहाँ है भाई, ये याद रखना, राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान में। ये 2 चीज पूछा जाता है, एक लोथल और एक कालीबंगा। तो लोथल हमारा हो गया गुजरात में, कालीबंगा या फिर कालीबंगान हो गया हमारा राजस्थान में। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। मतलब सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, उन लोगों को किस धातु के बारे में किसी भी प्रकार का कोई आइडिया या फिर कोई नॉलेज नहीं था। तो धातु है हमारा लोहा। मतलब इन लोगों को लोहा के बारे में किसी भी प्रकार का कोई जानकारी नहीं था। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। लोहा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा वाला प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि धोलावीरा का खोज किसने किया। तो धोलावीरा का जो खोज है ना, किसने किया है, R.S. बिस्ट। इसका पूरा नाम हो गया रविंद्र सिंह बिस्ट। रविंद्र सिंह बिस्ट ने, ठीक है, R.S. बिस्ट ने धोलावीरा का खोज किया था। आप लोग याद रखना, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, एक है हड़प्पा। हड़प्पा का खोज किसने किया है, हड़प्पा से हड़प मैंने आपको याद बोले थे कि आप लोग याद रख लो, हड़प। और मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो से मैंने आपको बोला था याद रखो, जोड़ो। तो जोड़ो यानी हाथ जोड़ो। हाथ कौन जोड़ता है, जो दास होता है। इसलिए इसका हो जाएगा राखल दास बनर्जी। ध्यान से सुनो मेरा बात। देखो भाई, यहाँ पर जोड़ो से आ रहा है जोड़ो, जोड़ो से क्या आ रहा है, जोड़ो, जोड़ो से क्या आ रहा है, जोड़ो यानी हाथ जोड़ो। तो हाथ कौन जोड़ता है, तो जो दास होता है वही हाथ जोड़ता है। तो दास से हो गया राखल दास बनर्जी। दास से आपका हो जाएगा राखल दास बनर्जी। हड़प्पा से मैंने आपको बोला था भाई याद रखो आप लोग, हड़प।
तो मैंने ये बोला था कि अगर सब कुछ हड़पेगा ना कोई, तो हम लोग बोलेंगे अरे यार सब कुछ मत हड़पो, उसका थोड़ा उसके ऊपर दया कर दो। क्या करो, थोड़ा दया कर दो, सब कुछ मत हड़पो। तो दया से हो जाएगा दयाराम साहनी, दया से हो जाएगा दयाराम साहनी। ऐसे इसका पूरा नाम हो जाता है राय बहादुर दयाराम साहनी। और ये हो गया राखलदास बनर्जी, इसको शॉर्टकट में आरडी बनर्जी बोलते हैं। आर से राखल, डी से दास और बनर्जी का बनर्जी। तो ये सब चीज़ आप लोगों को जानना है भाई, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर हम लोग आगे चलें, अगला प्रश्न अगर हम लोग यहाँ पर देखें, देखो भाई ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, बहुत ही अच्छा वाला ट्रिक बताऊंगा, टेंशन आप लोग मत लो। चलो दिख रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था, यानी जो हमारा मौर्य साम्राज्य है उसका पहला राजा कौन था, ये पूछा गया है। तो इसका पहला राजा का नाम है, मौर्य वंश का जो हमारा पहला राजा है, इनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम है भाई, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का पहला राजा पूछा जाए, पहला शासक पूछा जाए, या फिर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि मौर्य वंश के संस्थापक, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तब भी आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक पूछा जाए तब भी चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश का पहला राजा पूछा जाए तब भी चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये चीज को आप अपने खोपड़िया में घुसा लो, मौर्य साम्राज्य या फिर मौर्य वंश, जो भी बोलो, मौर्य वंश बोलो या फिर मौर्य साम्राज्य बोलो, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। इसके जो संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य है, या फिर मौर्य वंश का जो पहला जो शासक है, पहला जो राजा है चंद्रगुप्त मौर्य। देखो आप यहाँ पर याद रखना, मौर्य वंश का पहला राजा, दूसरा राजा और तीसरा राजा कौन कौन था, पहला राजा कौन था, दूसरा राजा कौन था और तीसरा राजा कौन था, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है भाई। कैसे करोगे, मैं आपको ट्रिक बताता हूं, ध्यान से सुनना मेरा बात। देखो सबसे पहला नाम है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। देखो चंद्र से आ रहा है, चंद्र से हमारा आ रहा है चंद्रमा, या फिर आप चांद बोल सकते हो, चंद्रमा बोलो या फिर चांद बोलो। तो भाई रात के समय आप लोग देखना कि आपको केटू चांद दिखाई देता है आसमान में, तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो मात्र और मात्र आपको एक ही चांद दिखाई देगा, एक ही चांद आपको दिखाई देगा, एक ही चांद दिखाई दे रहा है, यानी एक नंबर, यानी एक नंबर में है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्र के ठो है भाई, एक ठो है ना, इसीलिए पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य। ऐसे आप इसको याद रखो। अगर मैं बात करूं दूसरा का, तो ध्यान से देखो, यहां पे एक नाम लिख रहा हूं मैं, देखो बिंदुसार। क्या, बिंदुसार। देखो बिंदुसार में यहाँ पे दू है, दू, हम लोग बोलते हैं अरे 2 टका दो ना, 2 टका दो, यानी 2 रुपया दो। दू मतलब क्या हुआ, दू मतलब हो गया 2, दू मतलब क्या हो गया 2, 2 रुपया। जैसे किसी से 2 रुपया मांगे हम लोग बोलते हैं ना, आज जैसे हम लोग बोलचाल, जो आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना, 2 टका दो, दू दू दू, दू यानी 2 का बात हो रहा है, दू यानी 2 का बात हो रहा है, तो इसलिए दू है, दू यानी 2, यानी जो दूसरा राजा है इसका नाम है बिंदुसार। 2 टका दो यानी 2 रुपया दो, तो 2 से बिंदु। ये क्लियर हो गया। अब देखो भाई, अगर हम लोग अशोक को लिखेंगे ना, तो अशोक लिखने से पहले सबसे पहले देखो हमें ऐसा बनाना पड़ेगा, मतलब सबसे पहले हमें 3 बनाना पड़ेगा, तब जाके हम लोग अशोक लिख पाएंगे। इसलिए इसका ये हो गया 3 नंबर, क्योंकि अशोक लिखेंगे पहले हमको 3 लिखना पड़ेगा, उसके बाद ऐसे करेंगे, ठीक है, उसके बाद ऐसे करेंगे, फिर ये हमारा अशोक होगा। मतलब अशोक लिखना जो हम लोग स्टार्टिंग करेंगे तो 3 पहले लिखेंगे, उसके बाद ही हम लोग अशोक को लिखते हैं। इसलिए जो तीसरा राजा है इसका नाम है अशोक। बात क्लियर। चांद हमारा एक ठो है, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य पहला शासक। बिंदु, दू यानी 2, इसलिए 2 हुआ, तो बिंदुसार यानी दूसरा राजा। अशोक को जब लिखते हैं तो हम लोग 3 से शुरू करते हैं लिखना, क्योंकि अशोक लिखेंगे पहले ऐसे करेंगे, फिर हम लोग अशोक को लिखते हैं, इसलिए ये हो गया हमारा तीसरा शासक, तीसरा राजा। बात क्लियर। पहला हो गया चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा हो गया बिंदुसार, तीसरा हो गया अशोक। ट्रिक भी अच्छा लगा होगा, जिंदगी में आप कभी नहीं भूलोगे, बस आप ऐसे पढ़ाई करते रहो। आगे चलो, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को चलते हैं। भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन देखो हमारा यहाँ पर क्या है। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 है कि मेगास्थनीज कौन था। ध्यान सुनो भाई, मेगास्थनीज एक राजदूत था। क्या था? एक राजदूत था। और ये भारत आए थे किनके शासनकाल में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। इसने भाई पुस्तक लिखा है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसका एक रचना है जिसका नाम है इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। खोपड़िया में घुसा लो भाई। इंडिका के लेखक या फिर इंडिका के रचनाकार कौन है?
या फिर इंडिका किसकी कृत है, बोल देना सीधे मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने इंडिका का रचना किया था। ये एक राजदूत थे और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। तो बस वही चीज हो गया, तो राजदूत हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। आगे चलते हैं, आगे देख लीजिए। इसके बाद जो हमारा अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि धम्म की शुरुआत किसने की थी। तो धम्म की जो शुरुआत है भाई अशोक ने किया है। किसने, अशोक, याद रखो, नोट कर लो, अशोक ने धम्म का शुरुआत किया था। ये वाला प्रश्न देखो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, कितना बार पूछा गया है, 2011 में, 17 में, 18 में, 15 में, 19 में, हो सके 2024 में पूछ लिया जाए। क्वेश्चन क्या है देखो कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन चला। देखो पहला बात, महाभारत का जो लड़ाई है कहां पर चला था, तो कुरुक्षेत्र के मैदान में चला था। किनके बीच लड़ाई मतलब हो रहा था भाई, तो पांडवों और कौरवों के बीच हो रहा था। और ये जो लड़ाई है ना टोटल 18 दिनों तक चला था। 18 दिनों तक ये लड़ाई चला था, ठीक है। तो 18 दिन हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले, आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न है कि गंगापुत्र किसे कहा जाता था। तो भीष्म पितामह, ठीक है, भीष्म बोलो या फिर भीष्म पितामह बोलो, दोनों का मतलब एक ही हुआ, भीष्म बोलो या फिर भीष्म पितामह बोलो। तो भीष्म या फिर भीष्म पितामह क्या है, गंगापुत्र है। तो भीष्म पितामह को गंगापुत्र कहा जाता है। ये बात क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि धर्म ग्रंथ सूत पिटक किस धर्म, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, ये सेव होगा, ठीक है, किस धर्म से संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है, इसका संबंध किस धर्म से है। याद रखो भाई बौद्ध धर्म से। देखो हमारा बौद्ध धर्म में एक होता है त्रिपिटक होता है। क्या होता है, एक होता है त्रिपिटक। त्रिपिटक में हमारा 3 धर्म ग्रंथ संकलित है। एक तो हमारा सूत पिटक हो गया, एक हमारा सूत पिटक हो गया, एक हमारा विनय पिटक हो गया और एक हमारा अभिधम्म पिटक हो गया। याद रखो ये सब चीज। और तीनों का जो संबंध है किस धर्म से है, बौद्ध धर्म से है। किससे है, बौद्ध धर्म से है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और ये जो सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक है, ये क्या है आखिर में भाई, तो ये है हमारा त्रिपिटक। त्रिपिटक में 3 ठो है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, जो इसका जो संबंध है किससे है, बौद्ध धर्म से है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। जो महात्मा बुद्ध थे उनका बचपन का नाम क्या था, उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या था, सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, सिद्धार्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि तीर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ। देखो ये जो बौद्ध संगतियां हैं इससे रिलेटेड आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चंस पक्का आएगा, इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से कर लो। और ये जो बौद्ध संगतियां हैं इससे ये क्वेश्चंस पूछा जाता है कि पहला बात पूछा जाएगा कि कहाँ हुआ है, और दूसरा पूछा जाता है कि किसके शासन काल में हुआ था, यानी जिस टाइम हमारा बौद्ध संगतियां हुआ है उस टाइम राजा कौन था। तो भाई ये 2 चीज पूछा जाता है, आपको टेंशन नहीं लेना है। यहां पर मैं आपको गजब का ट्रिक बताऊंगा, सीधे आपके दिल में बैठ जाएगा। तो भाई चलो सबसे पहले आप ट्रिक देख लो, उसके बाद आप लोग कमेंट्स करना कि आप लोगों को ट्रिक कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो भाई ट्रिक को हम लोग देख लेते हैं। देखो ध्यान से सुनो, ट्रिक बताता हूं मैं। 4 बौद्ध संगतियां हैं और चारों का आप याद रख लोगे कि कहां हुआ है और किसके शासनकाल में हुआ है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पहला वाला से। पहला बौद्ध संगति जो है कहां हुआ है और किसके शासनकाल में हुआ है। देखो भाई एक चीज मैं आपको बताता हूं, जैसे कि अगर मैं राजा का बात करूं तो दुनिया में कोई ऐसा राजा नहीं है जिसका शत्रु नहीं है। मतलब हर एक राजा का क्या होगा भाई, शत्रु होगा। हर एक राजा का क्या होगा, शत्रु होगा। मतलब ये जो राजा है इसका भी शत्रु होगा, इसका भी दुश्मन होगा, ठीक है। तो राजा से हो गया हमारा राजगृह, राजा से क्या हो गया, राजगृह, और शत्रु से हो गया हमारा अजात शत्रु। शत्रु से क्या हो गया, अजात शत्रु हो गया। तो देखो पहला जो बौद्ध संगति है अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। कहां हुआ था, तो राजगिरी में हुआ था। दोनों चीज क्लियर हो जाता है। पहला बौद्ध संगति कहां हुआ है, तो राजगिरी में हुआ है। किसके शासनकाल में, तो अजात शत्रु के शासनकाल में। अब भाई आगे बढ़ते हैं, दूसरा बौद्ध संगति देखते हैं। अब ये जो राजा है ना, इस राजा का एक ठो साली है, ये राजा का एक ठो साली है, और ये जो साली है ना भाई बहुत ज्यादा सुंदर है देखने में। अगर आप देखोगे ना तो आप भी इसके फिदा हो जाओगे, आप भी इससे प्यार करने लगोगे। तो शत्रु क्या करता है भाई, साली को तो देख लिया, इतनी सुंदर साली, शत्रु क्या करता है, इसको किडनैप कर लेता है। शत्रु क्या करता है, साली को किडनैप कर लेता है। अब जब साली किडनैप हो जाती है ना तो चारों तरफ
क्या होता है, शोक का माहौल हो जाता है। हर तरफ हर कोई रो रहा है, साली कहाँ गई, साली कहाँ गई, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो ये सब बोल बोल के सब कोई क्या कर रहे हैं, शोक मना रहे हैं, सब कोई रो रहे हैं। तो साली से हो गया हमारा वैशाली, साली से हो गया वैशाली, और शोक से हो गया हमारा काला शोक। ठीक है, काला शोक कहीं कहीं पर काल शोक लिखा रहता है भाई, इससे कंफ्यूज आपको नहीं होना है। ठीक है, काल शोक बोला जाए या फिर काला शोक बोला जाए, दोनों का मतलब यहाँ पर सेम टू सेम है। तो साली से वैशाली और शोक से काला शोक, तो दूसरा बोध संगति आप लोग समझ गए। अब होता क्या है, जब शत्रु क्या करते हैं, साली को किडनैप कर लेते हैं, तो साली देखने में इतनी सुंदर है कि शत्रु का उसके ऊपर दिल आ जाता है। अब शत्रु सोचता है कि भाई हमको कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे R15 लाना पड़े, चाहे मुझे MT15 लाना पड़े, चाहे मुझे आईफोन लाना पड़े, ये साली को तो मैं पटाऊंगा, मतलब पटाऊंगा। मतलब अब इसका क्या है भाई, अब इसको क्या करना है, साली को पटाना है। साली को क्या करना है, पटाना है। किसी भी तरीके से साली को ही पटाना चाह रहा है। साली क्या होती है, साली पट भी जाती है। जब ट्राई मारता है तो साली पट जाती है, और जब साली पट जाती है ना, तो ये जो शत्रु है इस साली का एकदम बहुत बड़का आशिक बन जाता है, बहुत बड़का आशिक। अब साली जो बोलेगी शत्रु वही करेगा। तो यहां पर देखो पट है, तो पट से हो गया पाटलिपुत्र, पट से हो गया पाटलिपुत्र, और आशिक से हो गया हमारा अशोक। आशिक से क्या हो गया, अशोक हो गया। आशिक से क्या हो गया, अशोक। देखो पटाना से आप पटना भी बोल सकते हो, पाटलिपुत्र का नाम पटना भी है। ठीक है, तो तीसरा बोध संगति जो है ये पाटलिपुत्र में हुआ है और अशोक के शासनकाल में हुआ है। किसके शासनकाल में हुआ है भाई, अशोक के शासनकाल में हुआ है। तो ये भी चीज क्लियर हो जाता है। अब देखो शत्रु और ये जो साली है, दोनों के बीच एकदम गहरा वाला, डीपली वाला ट्रू लव हो जाता है। जब ट्रू लव हो जाता है, इधर तो राजा शत्रु को ढूंढ रहा है कि एक तो तुम मेरा शत्रु है, ऊपर से मेरे साली को भी तुम मतलब किडनैप करके ले गया है, कहीं भी तुम मिलेगा तुमको छोड़ेंगे नहीं। राजा ने सभी सेना को आदेश दे दिया है कि जहां भी मिलेगा शत्रु सीधे उसको उड़ा दो, खत्म कर दो, मार दो उसको। तो अब भाई इन दोनों के बीच तो गहरा वाला प्यार हो जाता है। अभी दोनों को करना है इश्क, तो इश्क करने के लिए जगह नहीं मिलता है, तो इन लोग इश्क करने के लिए कहाँ चले जाते हैं, तो इन लोग इश्क करने के लिए चले जाते हैं वन। कहाँ चले जाते हैं, वन। इन लोग सोचा कि चलो भाई वन चले जाएंगे और वन में एकदम अच्छे से इश्क करेंगे, वन में अच्छे से इश्क करेंगे। तो देखो वन से हो गया हमारा कुंडल वन, वन से क्या हो गया, कुंडल वन, और इश्क से हो गया हमारा कनिष्क, इश्क से हो गया कनिष्क। बस यही तो कहानी है, यही तो ट्रिक है। बता देता हूं, ध्यान से सुनो। पहला बोध संगति हमारा अजात शत्रु के, 1 मिनट में कलर चेंज कर लेता हूं, फिर आपको मैं अच्छे से समझा देता हूं, देख लो। देखो पहला जो बोध संगति है ये हमारा अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। कहां हुआ था, तो राजगिरी में हुआ था। दूसरा बोध संगति जो है ये हमारा वैशाली में हुआ था, स्थान का नाम वैशाली, और किसके शासनकाल में, तो कालाशोक या फिर कालशोक के शासनकाल में हुआ था। तीसरा जो बोध संगति है ये हमारा पाटलिपुत्र में हुआ है, और कहाँ हुआ ये तो पता चल गया, और किसके शासनकाल में, तो अशोक के शासनकाल में, नोट करो। और जो हमारा चौथा वाला है ये कहाँ हुआ था भाई, तो ये हुआ था कुंडल वन में। कहाँ हुआ था, कुंडल वन में। किसके शासनकाल में, तो कनिष्क के शासनकाल में, नोट करो। कितना सिंपल, कितना इजी है आप देख सकते हो। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि तीर्थ बोध संगति का आयोजन कहाँ हुआ, तीसरा वाला कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में। मार दो पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका सही आंसर हो गया। तो भाई ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, आप लोग ऐसे ही बनाओगे, वेरी इजी, बहुत सिंपल है, टेंशन आप लोग मत लो। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देख लो। देखो हमारा जो ट्रिक होगा एकदम लाजवाब लाजवाब वाला होगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। आगे देखो जो अगला वाला प्रश्न है, ठीक है, अगला वाला जो प्रश्न है क्या है हमारे पास यहाँ पर कि महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है, यानी कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म है कपिल वस्तु में हुआ है भाई। कहाँ हुआ है, कपिल वस्तु में हुआ है इनका जन्म। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो 24वें तीर्थंकर है महावीर स्वामी। देखो क्या क्या पूछा जाता है, एक तो पूछा जाता है 24वां वाला, तो 24वां वाला हो गया हमारा महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। एक पूछा जाता है 23वां, 23 नंबर में कौन है, तो 23 नंबर में है हमारा पार्श्वनाथ, 23 नंबर में है पार्श्वनाथ। और एक पूछा जाता है पहला वाला, पहला सबसे फर्स्ट में कौन था, तो पहला वाला है ऋषभ देव। कौन है, ऋषभ देव। और ये जो महावीर स्वामी है ये हमारे अंतिम तीर्थंकर है, ये अंतिम तीर्थंकर है। लास्ट वाला जो है या फिर 24वां नंबर वाला जो है
कौन है? महावीर स्वामी। अंतिम तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी। याद रखना। 23वां नंबर वाला है पार्श्वनाथ, पहला वाला है ऋषभदेव। आगे चलिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि प्रथम बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई? भाई अभी मैंने आपको ट्रिक से बताया कि जो पहला बौद्ध संगति है ना, ये हमारा राजगिर में हुआ था। और किसके शासनकाल में? तो अजात शत्रु के शासनकाल में। कितना सिंपल है। मैंने आपको ट्रिक बताया था कि कोई भी ऐसा राजा नहीं है जिसका शत्रु नहीं है, मतलब हर एक राजा का क्या है? शत्रु है। तो राजा से राजगिर है और शत्रु से अजात शत्रु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अजात शत्रु इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पे? तो अगला क्वेश्चन है कि किताब उल हिंद, देखो ये वाला पुस्तक बोलो या फिर तहकीक ए हिंद बोलो, दोनों का मतलब क्या है? सेम टू सेम है। और ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक में किसका यात्रा वृतांत लिखा है? मतलब ये कौन से मतलब यात्री है जिनके बारे में लिखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अल बरूनी। मतलब इस पुस्तक में अल बरूनी का यात्रा वृतांत है कि कहाँ कहाँ यात्रा किए थे, किस किस प्रकार का मतलब यात्रा किए थे, तो हर एक चीज वहां पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अल बरूनी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता जो थे वो एक किस राजा के शासनकाल में भारत आए थे? तो उस समय राजा थे मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है ये हो जाएगा हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलिए, आगे देखिए अगला वाला जो प्रश्न है, ठीक है, ये तो हो गया 16। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि किताब उर रेहला में किसका यात्रा वृतांत मिलता है? अब ये जो पुस्तक है किताब उर रेहला, अब इस पुस्तक में किसके यात्रा के बारे में वर्णन किया गया है? किसका यात्रा वृतांत है उसमें? तो इब्न बतूता का है। इब्न बतूता हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर, अगला प्रश्न है कि मोहम्मद इब्न जुजिये ने मोरक्को के सुल्तान के कहने पर किसका यात्रा वृतांत लिखा? किसका यात्रा वृतांत लिखा था भाई? तो इब्न बतूता का लिखा था। इब्न बतूता इसका भी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्न में से महिला संत थी? तो मीरा भी महिला है, अंडाल भी महिला है, कराइकल भी महिला है, यानी इनमें से सभी ये सब के सब क्या है? महिला संत है। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छे तरीके से पढ़िए, ठीक है, जितना मैं करा रहा हूं इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 कि कराइकल अम्यार नामक महिला किसकी भक्त थी? तो ये जो है भाई शिव भक्त थी, भगवान भोलेनाथ के भक्त थे, महादेव महाकाल। ठीक है, तो शिव जी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? देखो भाई मीरा जो है ना ये कृष्ण को अपना पति मानती थी, कराइकल तो शिव जी को अपना आराध्य मानते थे, और अंडाल जो है ये विष्णु को अपना पति मानते हैं। तो अंडाल हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। अंडाल विष्णु, ठीक है, और मीरा कृष्ण, याद रखना इस बात को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि रामानंद के शिष्य कौन थे? तो रामानंद के जो शिष्य है रैदास भी है, कबीर भी है, धन्ना भी है, पीपा भी है, यानी इनमें से सभी मतलब ये सब के सब क्या है? रामानंद के शिष्य है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखिए अगला जो प्रश्न है, ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या है? गोपुरम का संबंध है। भाई गोपुरम का संबंध किससे और आखिर में गोपुरम है क्या? तो देखो ध्यान से सुनो मेरे बातों को, आप अच्छे से समझ जाओगे। देखिए गोपुरम जो है ना, जो हमारा विजयनगर साम्राज्य जो है, विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य जो है वहाँ का जो मंदिरों का जो प्रवेश द्वार होता था ना, मंदिरों का जो प्रवेश द्वार होता था उसी को गोपुरम बोला जाता है, उसी को गोपुरम बोला जाता है। यानी गोपुरम का संबंध किससे है? तो मंदिरों से है, यानी मंदिरों का जो प्रवेश द्वार है ना उसी को गोपुरम बोला जाता है। और विजयनगर साम्राज्य, भाई देखो विजयनगर साम्राज्य ये जो है इसका जो सबसे महान राजा जो थे, महान शासक जो थे, उनका नाम है कृष्णदेव राय। क्या नाम है? कृष्णदेव राय। इसने एक पुस्तक भी लिखा है जिसका नाम है अमुक्त मल्याद। ठीक है, तो अमुक्त मल्याद पुस्तक के लेखक कौन है? तो कृष्णदेव राय है। याद रखना, आगे भी हम लोग डिस्कस भी करेंगे। तो गोपुरम का संबंध किससे हो गया? मंदिरों से हो गया। अगला वाला प्रश्न देखो इसी से रिलेटेड है कि गोपुरम से क्या समझते हैं? तो गोपुरम मतलब आखिर में है क्या? तो गोपुरम है हमारा मंदिरों का प्रवेश द्वार, मंदिर का जो प्रवेश द्वार है उसी को बोला जा रहा है गोपुरम। क्या बोला जा रहा है? उसी को गोपुरम बोला जा रहा है। आगे देखो, जैसे अभी हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में बात कर रहे थे, तो विजयनगर साम्राज्य का जो स्थापना है 1336 को हुआ है। कब हुआ है? 1336। देखो क्वेश्चन क्या है, हरिहर और बुक्का ने कब विजयनगर राज्य की स्थापना की? तो विजयनगर राज्य का स्थापना हुआ है 1336 को। किसने क्या है? हरिहर और बुक्का ने क्या है? ये दोनों भाई थे, ये दोनों भाई ने मिलकर 1336 में क्या क्या है? विजयनगर राज्य का स्थापना किया है।
ये बात क्लियर हो जा रहा है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 26, जो कि अभी मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है कि अमुक्त माल्यार्क किसने लिखी? तो अभी मैंने बोला भाई कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जो थे विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक थे, और विजयनगर राज्य का जो स्थापना है हरिहर और बुक्का दो भाई ने मिलकर किया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देख लो क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से किसने विजयनगर की यात्रा की? जो ऑप्शन है इसमें से बताना है। तो निकोली कॉन्टी, निकोली कॉन्टी ने विजयनगर का यात्रा किया है। 27 का सही उत्तर हो जाएगा निकोली कॉन्टी। क्वेश्चन नंबर 28 देख लो भाई। क्वेश्चन नंबर 28 देखो क्या है। अकबरनामा एवं आईन अकबरी के अनुवादक कौन थे? अनुवादक मतलब होता है ट्रांसलेटर। कोई इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया है तो कोई अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया है। यहाँ पर वेबरिज भी होगा, जेरड भी होगा, ब्लैकमैन भी होगा, सभी हो जाएगा। मतलब हर एक कोई ने किसी ना किसी लैंग्वेज में अकबरनामा या फिर आईन अकबरी को ट्रांसलेट किया है। इसके बाद हम लोग अगर आगे चलें, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? वह कौन सा मुगल राजा है जिसने सबसे पहले तंबाकू का सेवन किया था? तो हो जाएगा भाई इनका नाम अकबर। देखो अकबर ने इसको स्टार्टिंग करा था, अकबर ने इसको स्टार्टिंग करा। ठीक है, और इसके ऊपर बैन किसने लगाया, किसने इसको रोका, किसने इसके ऊपर मतलब प्रतिबंध लगा दिया? तो उनका नाम है जहांगीर। जहांगीर ने इसके ऊपर रोक लगाया और अकबर ने इसका शुरुआत किया था। बात क्लियर? तो देखो पहला वाला जो हमारा क्वेश्चन था क्या था कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तो ये हो जाएगा अकबर। अकबर ने सबसे पहले किया था। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि किस मुगल शासक ने तंबाकू के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया? तो जहांगीर ने इस पर रोक लगाया था। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 30 है कि किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक का जो भी मतलब जानकारी है वह कौन सा पुस्तक है जिसमें मिलता है? तो अकबरनामा में मिलता है। किसमें? अकबरनामा। अकबरनामा का और एक नाम है आईन अकबरी, और इसके लेखक का नाम है अबुल फजल। क्या नाम है? अबुल फजल। याद रखना भाई, ये सब चीज आपको याद रखना है। अबुल फजल इसके लेखक का नाम है। अकबरनामा बोलो या फिर आईन अकबरी बोलो। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? देखो कि शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की? तो हो जाएगा अकबर। अकबर ने क्या है भाई, जो हमारा मतलब यहाँ पर जो भी मतलब है ना भू राजस्व संबंधित जो भी मतलब दिक्कत थी, जो भी मतलब उसमें गलतियां थी, उसको सब कुछ सुधारा और एक नई व्यवस्था लागू किया था। और इनका सारा श्रेय जाता है किनको? तो अकबर को। किनको? अकबर हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलिए अगला प्रश्न देखो। अभी मैंने बताया कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो जहांगीर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, जहांगीर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि महालवाड़ी व्यवस्था किसके अवधि के दौरान शुरू की गई थी? तो ये हो जाएगा लॉर्ड बेंटिक बोलो या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक बोलो। ठीक है, तो 33 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर है कि किसको बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? किसको? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग आगे चलें, आगे देखें, अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो ये थे भाई पुर्तगाली, और ये थे वास्को डी गामा, जिन्होंने भारत का खोज किया है। भारत की खोज किसने की? तो वास्को डी गामा ने। भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा, जो कि क्या थे? एक पुर्तगाली थे। बात क्लियर? इसके बाद भाई आगे चलो, अगला प्रश्न देखो। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? क्वेश्चन नंबर 36 है कि संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो ये हुआ था 29 अगस्त 1947 को। देख लो 29 अगस्त 1947। और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोलो या फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर बोलो। देखो हमारा जो संविधान जो बनना शुरू हुआ था, तो इसका जो पहला बैठक हुआ था ना, इसका जो पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। पहला बैठक 9 दिसंबर 1946। और इस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष जो थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर इसके 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 में जब दूसरा बैठक होता है तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो पहले अस्थायी अध्यक्ष थे इनको हटा दिया जाता है और स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। उसके बाद फिर जब हमारा तीसरा बैठक होता है कब? 13 दिसंबर 1946 मतलब और फिर 2 दिन बाद। तो इसमें क्या होता है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये क्या करते हैं?
उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं। क्या करते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर उद्देशिका या फिर प्रस्तावना का रूप लेता है। और कौन बना हुआ है? जैसे आप लोग जानते होंगे कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इस प्रकार से जो है ना, यही हमारा प्रस्तावना है, जो जिसको हम लोग उद्देशिका भी बोलेंगे। और ये उद्देश्य प्रस्ताव देख लो, एक मिनट रुको, हाँ ठीक है। और ये उद्देश्य प्रस्ताव देख लो कब पारित हुआ था? 13 दिसंबर 1946 को। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ये भारत के हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ये भारत के पहले राष्ट्रपति बनते हैं। पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये सब चीज़ क्लियर हो जाता है। उसके बाद देखो भाई फिर आगे क्या होता है? संविधान में संविधान का जो प्रारूप है, संविधान के प्रारूप के लिए प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होते हैं। तो ये चीज़ जान लो आप लोग, ये सब चीज़ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ आप लोगों को जानना है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखो अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। और इसमें करीबन लगभग 64 लाख रुपए के आसपास खर्चा हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। लगभग 64 लाख रुपया के आसपास इसमें खर्चा हुआ था। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 37। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन नंबर 38 देखो क्या है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो 284, 284 सदस्यों ने किया था। और संविधान सभा में 389 टोटल सदस्य थे। कहाँ से कितना लिया गया था? ब्रिटिश भारत से कितना लिया गया था? देशी रियासत से कितना लिया गया था? चीफ कमिश्नर से कितना लिया गया था? हम लोग आगे बात करेंगे जब हम लोग चैप्टर्स को देखेंगे तब। उसके बाद देखो अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास है भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो भारत का जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसलिए हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, ठीक है, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिपब्लिक डे, ठीक है। इसलिए क्या मनाते हैं हम लोग? गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे। और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, इसलिए 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी मैंने बताया कि भीमराव अम्बेडकर, या फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोलो, या फिर डॉक्टर बी राव अम्बेडकर बोलो। तो ये रहा भाई हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।